चले आओ। अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल थ्योरी एक चैप्टर सुनेगा ध्यान से। पहले अकाउंटिंग एक ही चीज को सोचने का बहुत सारा आधार, अलग अलग पर्पज के लिए। जिंदगी में तुम्हें कोई अकाउंटिंग में नाम यूज करे बेसिस या बेसिस, मोर और लेस हैज सेम मीनिंग। अकाउंटिंग करने का आधार आधार आपको लगेगा सर सिंगल एंट्री डबल एंट्री टाइप ऑफ अकाउंटिंग है वो। फिलहाल एक अलग टुकड़ा है ये, और आगे ये बहुत यूज होगा। तो बोलोगे सर नीचे जो दिखा रहे हो वो कुछ जाना पहचाना चीज है। मैं अपने इस अकाउंट सब्जेक्ट को टोटल जिंदगी में जब भी पढ़ोगे चार आधार में उसे बांट लेना। एक, पहले हिस्से में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं कौन से तरीके से? डेबिट एंड क्रेडिट का तरीका है। यानी हर एक चैप्टर में जब आप ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करोगे, सोचने का आधार डबल एंट्री। फिर उसके बाद जिंदगी में एक एक करके आप अकाउंटिंग का प्रोसेस, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, डे बुक, ये सब अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है। मतलब ये है अकाउंटिंग करने के पहले सोचेंगे क्या, ये है अकाउंटिंग के नाम पे करेंगे क्या। अकाउंटिंग के नाम पे करेंगे क्या। अलग अलग चैप्टर अलग अलग कुछ सिखाता है। अभी बहुत कुछ सीखना है, फाइनल अकाउंट, इसके अलावा यदि बोलोगे बीआरएस, अलग अलग चीजें हैं जो बनाना सीखोगे। फैन को ऑफ कर दो। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब कभी भी बोलो कि करना क्या है, मोस्टली जर्नल एंड लेजर करना होता है। सेल्स ऑफ एक्सचेंज में भी जर्नल कर रहे हो, कभी लेजर बोलेगा। यानी दूसरा टुकड़ा है अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी तो आपने शुरुआत किया है अकाउंटिंग का, बहुत कुछ आपको समय के साथ मिलेगा। तो ध्यान रहे, डबल एंट्री आपने देखा, अकाउंटिंग प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आप इन कर रहे हो अकाउंटिंग कौन से सिद्धांतों को फॉलो करती है। वो डबल एंट्री करते वक्त थी या प्रोसेस करते वक्त थी। पिछले क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, रात को जब एमसीक्यू कर रहे थे, डिस्कशन कुछ वही था। प्लस ये भी बोले थे होपफुली ऐप में वो अपलोड कर दी होंगी तो बेटर, नहीं की होंगी तो करवा के एक बार। बहुत सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें कौन सा फॉलो होता है। पीरियड कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी, एक्रूअल कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी, कि कोई चीज दिख रहा है तो वो क्या दिख रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे कंक्लूजन है 10-12 सिद्धांतों के। तो थोड़ा लिख लेना सही से और बचा के रखना, क्योंकि पूरी जिंदगी भर तुझे यही मिलना है। आगे चला तो प्रिंसिपल पे कुछ थ्योरी देखा था, और वो अकाउंटिंग का एडवांस पार्ट है। जिंदगी में प्रिंसिपल कभी भी एडवांस पार्ट होता है, क्योंकि वो पूरे चीजों को रेगुलेट करता है। तो गिने चुने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें तू कंसेप्ट कन्वेंशन बोल ले। उन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पे
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा जाता है। तो बहुत बड़ी चीज है। और चौथा और आखिरी स्टेज अकाउंटिंग का रहा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेना है, बट उस इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन करना होता, मतलब समझना होता है क्या बताना चाह रहा वो। अभी अकाउंटिंग के 3-4 महीने के सफर में ऑब्वियसली आपसे ये आशा नहीं है कि आप सब कुछ समझ जाओ। थोड़ा थोड़ा करके ही ध्यान रखा करो। आने वाले 5-10 वर्षों में अकाउंटिंग आपके कंट्रोल में आता जाएगा कि करना क्या है टोटल। अकाउंट सब्जेक्ट है, समय के साथ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। और इतना तो मालूम है कि क्यूमुलेटिव भी है। क्यूमुलेटिव यानी जो सीखे हो वो आगे लगेगा बार बार। अब आ जाओ एक चैप्टर जो इस नाम से लिया, आखिर ये है क्या। थ्योरी कम प्रैक्टिकल दोनों है इसमें। सबसे पहला, तुमने देखा था कि एस बहुत सारे हैं, और एस बहुत सारे हैं तो एक एस का जरूर जिक्र किए थे, थ्योरी भी बार बार है। एस 1, एस 1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग को करते वक्त बहुत सारी पॉलिसी अलग अलग अपनाया जाता है। यदि आप अकाउंटिंग को करते वक्त अलग अलग पॉलिसी अपनाए हो तो फिर एस 1 कहता है डिस्क्लोज करो, मतलब एक जगह लिख के दिखाओ क्या क्या लेते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाए हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें तो नहीं, लेकिन बात होगी कि कौन कौन से जगहों पे अलग अलग पॉलिसी अपनाई जाती है। डेप्रिसिएशन के समय, वैल्यूएशन के समय। आज एक अभी पढ़ोगे इसी चैप्टर में अकाउंटिंग पॉलिसी भी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब अकाउंट बनाते वक्त आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, किसी चीज को दिखाने का एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारा है। जैसे कि सिंगल एंट्री में भी अकाउंटिंग होता है, डबल एंट्री में भी होता है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन भी है तो डब्ल्यूडीवी भी है। कौन बोला कि एक ही तरह से करना ना। दुनिया का या नेचर का रूल ही नहीं है। नेचर का सबसे बड़ा रूल है डाइवर्सिटी। किसी भी काम को करने के हजारों तरीके हैं। अब रहा कि इसी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में एक नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। मतलब यदि आपने पॉलिसी नहीं लिखा ना तो मैं मान के चलूंगा कि आप इन 3 चीजों को फॉलो किए हो। सब लिखना होता, यदि नहीं लिखा इन 3 मुद्दे पे तो मैं मान के चलूंगा कि आप अपना अकाउंटिंग बनाए हो किस पे, एक्रूअल बेसिस पे। मैं मान के चलूंगा कि आपका अकाउंटिंग चल रहा है किस पे, गोइंग कंसर्न्स कंसेप्ट पे। और मैं मान के चलूंगा कि अकाउंटिंग चल रहा कॉन्सिस्टेंटली, एक चीज को फॉलो कर रहे हो। तो पिछले रात को ही देख रहा था, इस पे कुछ एमसीक्यू भी थे, घुमा फिरा के वही सब चीज है। बस पहले ही कहा क्यूमुलेटिव है। तो बातें हैं कि जो चीज है, अभी हमसे क्यों पूछा इसमें से कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी है कौन सा नहीं है, 3 दे के चौथा ऑल ऑफ दीज दे देगा, या चौथा ऐसा नाम होगा जो है ही नहीं। तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं जर्नल लेजर, आगे सीखोगे। फाइनल अकाउंट मतलब अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट, आखिरी टुकड़ा है कौन सा, फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग का सबसे अंतिम रिजल्ट है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है बिजनेस का। एक दिखता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट, कितना कमाए हो। और एक दिखता है पोजीशन यानी वॉट, बैलेंस शीट।
अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की दो विशेषताएं, एक है परफॉर्मेंस, एक है पोजीशन। परफॉर्मेंस यानी इनकम डिटर्मिनेशन, जिसके नाम पे हम लोग ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल जब बनाते हैं ना, या प्रॉफिट निकालते हैं, उसके निकालने के तीन आधार, उसके निकालने का तीन आधार, और तीनों अलग अलग आधार में अलग अलग प्रॉफिट आएगा। धंधा वही है, बिजनेस वही है, प्रॉफिट अलग आएगा। क्योंकि तुमने अकाउंटिंग का जो बेसिस अपनाया है वो होता है तीन: कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, और दोनों का मिक्सअप मिक्स्ड बेसिस। तो ध्यान रख, मैं तुझे इस चैप्टर के नामकरण पे लेके कहाँ जा रहा हूं। जब कोई बोले बेसिस या बेसिस, मतलब बैकग्राउंड में चालू हुआ पिक्चर यहां से कि तू अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल कंसेप्ट हैं, डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी में फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में एक नाम है व्हाट, एक्रूअल बेसिस। जिंदगी में जब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं किसी धंधे का, तो प्रॉफिट निकालने का तीन आधार: कैश बेसिस, मिक्स्ड एक्रूअल बेसिस, और मिक्स्ड बेसिस। सम साइलेंट रहा, तुमने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि तुम किस पे निकाल रहे हो? एक्रूअल पे। दो और कौन सा अपना सकते थे? कैश बेसिस, वो तो फंडामेंटल है। एक्रूअल नहीं अपनाते तो क्या अपनाए होते? कैश और मिक्स। मतलब हम लोग अभी बात करने वाले हैं, जिंदगी में कोई बोले कितने तरह का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो तुम्हारे दिमाग में वर्ड चलेगा कि इनकम निकालने का तीन तरीका है। एक जिंदगी में है एक्रूअल बेसिस, साइलेंट रहा तो हमेशा मान के चलेंगे बनाना है किस पे। लेकिन एक दूसरा तरीका है, कौन सा? कैश बेसिस। तो दो है। और जिंदगी में कुछ लोग तो हमेशा बोलते हैं ना भाई, हम कैश भी नहीं, हम एक्रूअल भी नहीं, हम बीच वाला रहेगा, दोनों का मिक्सअप। उसी का नाम हो गया हाइब्रिड, यानी मिक्स्ड बेसिस। तो ध्यान रखो, तीन तरीका। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। सपोज करो आपने 2019 में एक धंधा स्टार्ट किया। 2019 में जब आपने धंधा स्टार्ट किया, तो पहले आपने खरीदा। पहले से कोई स्टॉक हो ही नहीं सकता है। खरीदा तो कितने रुपए का? लेकिन जरूरी है कि उस साल पूरा पेमेंट कियोगे? उसमें से कितना पेमेंट किया? तो कितना नहीं दिया? वो आपने कब दिया? नेक्स्ट ईयर में दिया। खरीदे थे 30, 2019 में दिया आपने 22, और बचा हुआ अमाउंट 2020 में। 2020 में कुछ खरीदा ही नहीं, मतलब धंधे से दुखी हो गया, बोला आगे धंधा करना ही नहीं, 19 में ही फैसला कर लिया। मान लो यदि वो खरीदता तो आगे ठीक उसी तरह चालू रहता। बट उसकी अंतिम परिणति को समझने के लिए हमें एक बार के लिए धंधे को मान लिया कि बंद कर दिया। ये कब का है? 2019-20 का परचेज और पेमेंट। नेचुरल है उस सामान को बेचोगे। 2019 में सारा सामान कितने में बेचा? 50 में सारा बेच दिया। इसलिए लिखा हूं कोई स्टॉक बचा नहीं है। क्या जरूरी है सारा पैसा बेचा हुआ मिल जाए उस साल? जैसे तुमने सबको नहीं दिया,
उसी तरह आपको भी सब लोगों ने 2019 में नहीं दिया। कितना मिला? 38। बचा कितना? और वो कब मिला? तो ध्यान से देखो, ये कैश और एक्रूअल को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जाम्पल है, एक धंधे को आपने स्टार्ट किया 2019 में, धंधा अच्छा नहीं लगा तो आपने फैसला भी कर लिया ये आगे से कैरी ऑन नहीं करूंगा। बट घटनाक्रम तो कुछ हुआ, उस घटनाक्रम से थोड़ा सा हिस्सा इमेजिन किया कि हुआ ये। अब इनकम हमें निकालना है। इनकम हमें 2 साल का निकालना होगा क्योंकि धंधा तो 20 तक चला। तो 19 का भी इनकम निकालेंगे और वॉट 20 का भी निकालेंगे। और इनकम निकालने के कितने बेसिस है? 3। एक कौन सा? कैश बेसिस। एक कौन सा? एक्रूअल। और दूसरा कैश बेसिस वाले कहते हैं कि इनकम निकालते वक्त उस पर्टिकुलर ईयर में जो पैसा मिला और पे किए वही कंसीडर होगा। कैश बेसिस का नामकरण इसीलिए, क्या उस पर्टिकुलर ईयर में जितना पैसा हमने पे किया और मिला वही कंसीडर होगा कैश बेसिस। बता तो फिर, कैश बेसिस के हिसाब से 2019 का इनकम कितना? 2019 में कितना पैसा मिला? कितना पैसा मिला? सब दिख रहा भाई, हमने जो पूछा बस उसी पे। 2019 में कितना रुपया मिला? 38। 2019 में पे कितना किया? तो 2019 में कमाया कितना? 16। पागलों की तरह मत बोला करो। 38 बेच के मिला है, 22,000 दिए हो तो कितना कमाए? 16। 2020 में कितना कमाया? 2020 में कितना इनकम हुआ? 4,000। 12 से तो 8 जाएगा ना। तो कैश बेसिस वाले इनकम कुछ ये निकालेंगे। समझा? कैश बेसिस वाले क्या मानते हैं? उस पर्टिकुलर ईयर में पैसे का आना जाना हुआ तो ही इनकम में कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनकम तो 20 ही हुआ था ना, 30 का खरीदे थे, 50 में क्या किए थे। लेकिन बेसिस के आधार पे यदि कैश बेसिस में हो तो 19 का इनकम कितना लेंगे? 16। और 2020 में 4। एक्रूअल बेसिस। कौन सा बेसिस? एक्रूअल। एक्रू। एक्रू मतलब एराइज होना। एक्रूअल बेसिस कहता है कि जिस पीरियड में घटना एराइज हुआ, पैसा भले ही मिला हो या ना मिला हो, उस बेसिस पे इनकम कैलकुलेट होगा। और अकाउंटिंग क्या कहता है? कुछ नहीं बोले तो कैश या एक्रूअल? एक्रूअल। तो एक्रूअल यदि मानोगे तो बताइए, घटना बेचना कब अराइज हुआ? पूरा का पूरा 19 में। पैसा मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है। और 19 में खरीदा कितना? तो फिर सारा इनकम कौन से ईयर में? धंधे की सच्चाई है 20,000 प्रॉफिट हुआ, वो सच्चाई बदलेगी नहीं। कैश बेसिस वाला उसे 2 साल में बांट दिया। 2019 में 16, 20 में 4, क्योंकि उस साल पैसे का मिलना और लेना देना हुआ।
और एक्रूअल वाले ने उस पूरी घटना को क्या बोला, जिस पीरियड में हुआ उसी में आएगा। क्लियर। तो तीसरा मेथड का नाम हाइब्रिड और मिक्स। मिक्स का मतलब है जो पैसा मिलने वाला आइटम है वो होगा कैश बेसिस पे। पैसा मिलने वाला आइटम कौन से बेसिस पे? और पेमेंट वाला आइटम होगा किस पे? एक्रूअल। इसी को मिक्स बोला जाता है। पैसा मिलने वाला आइटम कैश बेसिस, मतलब जिस साल मिलेगा उसी साल कंसिडर होगा। और पेमेंट वाला आइटम तो फिर मिक्स्ड बेसिस में मिलने वाला पैसा यानी कलेक्शन 38 और 12, और पेमेंट आइटम किस पे? पेमेंट आइटम किस पे? एक्रूअल। खरीदा कौन से ईयर में? 2019 में, तो पूरा उसी में माइनस होगा। तभी तो उसका नाम ही क्या है? मिक्स। धंधा सेम है, कोई कैश बेसिस पे बनाता है, कोई एक्रूअल पे बनाता है, कोई मिक्स्ड पे बनाता है। तीन अलग अलग मेथड का पहले मतलब समझ में आया। मैंने पहले ही कहा जीने का मकसद सबका सेम। अब तू हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बट जीना सबको वही है। तरीका भले ही लोगों ने अलग अलग अपनाया है, यानी प्रॉफिट वही निकलेगा 20, बट किसी के आधार पे 19-20 का अमाउंट अलग हो जाएगा। तो लाइफ में एक नाम तू क्लियर कर। जब कोई बोले बेसिस तो तेरे दिमाग में सबसे मेन मुद्दे की बात कौन सी चलने वाली है? इनकम जो डिटरमाइन होता है उसको निकालने की क्या है? तीन अलग अलग बेसिस है। साइलेंट रहा तो कौन सा? और यदि कुछ बोला तो फिर कैश। और वो तेरे से एमसीक्यू ध्यान रख, बात करेंगे इसी पे। और नीचे कंक्लूजन देख क्या दिया। कैश बेसिस में क्या लिखा हूं? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, यानी रिसीव्ड और पेड ड्यूरिंग द ईयर, रिलेटेड टू किसी भी ईयर से वो रिलेटेड हो। खरीदे 19 में है, पैसा 20 में दिए, तो कैश बेसिस में 20 में कंसीडर होगा। ज्यादातर कैश बेसिस कौन लोग अपनाते हैं? प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएमए, सीएस। एक्चुअल बेसिस का दूसरा नाम एक और है, क्या नाम? मर्केंटाइल बेसिस। कौन सा बेसिस? मैक्रुअल बेसिस की यदि बात करोगे तो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यानी इनकर्ड और रिलेटेड टू द व्हाट, उस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। उस ईयर में वो घटना हुई तो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो भले ही पेमेंट हो या ना हो। किन लोगों के लिए एक्रूअल बेसिस कंपलसरी? कंपनी वालों के लिए। एक्रूअल मतलब एक ईयर आपने लिया, 2019 का अकाउंट कर रहे हो, तो 2019 में यदि घटना हुई है तो ही कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड मिक्स्ड बेसिस में रेवेन्यू आइटम किस पे? रेवेन्यू यानी इनकम आइटम। और एक्सपेंसेस आइटम किस पे? सबसे कम इनकम कौन से बेसिस पे आता है? हाइब्रिड में। इसलिए वो कौन सा कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है? कंजर्वेटिव। तो लिखना चालू कर रहे हो कहां से? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। शुरू में तो थोड़ा ज्ञान है थ्योरी का, जो भी
कैश एक्रूअल मर्केंटाइल हाइब्रिड, दोनों के बीच अंतर पेज नंबर देख लो, अलग अलग होगा। और कैश और एक्रूअल के बाद शुरू कर यहां से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो जो 14 ठो लिखे हैं कंसेप्ट, पहले लिख, समझाना ही मुश्किल है, पहले बेसिस को चल लिख, इस पे सवाल बात कर ले पहले। तरीका, चलिए तो फाइनल अकाउंट में जो परफॉर्मेंस वाला हिस्सा है, परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट डिटर्मिनेशन या इनकम डिटर्मिनेशन, वो कितना आएगा डिपेंड करता है कौन सा बेसिस अपनाए हो। थोड़ी देर पहले सवाल देख रहे थे, 19 का प्रॉफिट सब में अलग अलग, 20 का प्रॉफिट भी सब में अलग अलग, क्योंकि सामने वाले ने मेथड अलग 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 अपनाया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चंस लिख लीजिए। अमन प्रताप सिंह, क्या तुम लोग लिख पहले वो।
फिर अंडर कैश बेसिस, एक्चुअल बेसिस तो जिंदगी में तुम्हारा फाइनल अकाउंट हमेशा एक्चुअल पे बनना है। और अगला टुकड़ा कौन सा? मिक्स्ड में, नाम ही मिक्स्ड है, हाइब्रिड। रेवेन्यू आइटम कैश बेसिस और पेमेंट यानी एक्सपेंसेस आइटम एक्चुअल बेसिस। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट अपनाते हैं और वो फॉर्मेट सवाल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। वो फॉर्मेट है, देख ध्यान से, कुछ ये, इसको लेजर में भी डाला जा सकता है, तो ध्यान दे। जिंदगी में मान ले तू एक डॉक्टर बना, तो डॉक्टर बना तो तुझे, अच्छा चल कॉमर्स वाला है, तेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता हूँ, तो तुझे अपने क्लाइंट से फीस मिलेगा। क्लाइंट से जो फीस मिलेगा ना, इनकम, वो तुझे मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर में। लेकिन जो मिलना हुआ वो तो कैश बेसिस है, और तेरे को कैश बेसिस से जाने को बोलेगा किस पे? एक्चुअल बेसिस, मतलब रिलेटेड टू द ईयर निकालो। तो एक छोटे से एग्जाम्पल की कहानी में चला, तो देख कांतरा भाई, ये डेटा कुछ ये है। तो उस डेटा के आधार पे यदि मैं उस इनकम को ले लूं, जैसे अभी मैंने कहा कि ये का है भाई, चलिए मान लो वो जो डेटा आपने देखा कि आपके डेटा के आधार पे
फीस आपको 40,000 मिला है, जरूरी है वो इस ईयर से रिलेटेड है ना? तो इस ईयर से रिलेटेड फिगर के लिए तेरे पास मैक्सिमम 4 इंफॉर्मेशन और हो सकता है, मैक्सिमम 4 इंफॉर्मेशन। पहला, मान लो कि तुम 2020 का हिसाब बना रहे हो, कौन सा एक वर्ड है? आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू। कब ड्यू है ये? आखिरी दिन। ध्यान रख, जिंदगी में कुछ चीजें हैं। 2020 का जब तू हिसाब देख रहा है ना, तो 2020 का 1/1/2020 हो गया ओपनिंग, 31/12/2020 हो गया क्लोजिंग, यानी एंड ऑफ द ईयर एंड व्हाट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 1/1/20 को ही लिख सकता है 31/12/19। वर्ड का कंफ्यूजन हटा। 2020 के लिए 31/12/19 को क्या बोलेगा? बिगिनिंग। 2020 का आखिरी दिन कौन सा? उसका शुरुआत वाला दिन कौन सा? 1/1/20 को दूसरी भाषा में क्या लिख सकता है? 31/12/19। 2020 के लिए 19 प्रीवियस ईयर हो गया। 2020 के लिए 2019 क्या हुआ? 2021 क्या होगा? एडवांस कमिंग ईयर। 2020-21 क्या होगा? तो ऐसे चैप्टर के लिए तुम सबसे पहले अपना ध्यान देगा कौन सा? अकाउंटिंग ईयर। कौन सा ईयर? तेरा अकाउंटिंग ईयर यदि 2020 बोल लो, कैलेंडर ईयर, तो 2020 यदि तेरा अकाउंटिंग ईयर है, तो इस अकाउंटिंग ईयर का 31/12/20 हो जाएगा व्हाट? एंड। और 1/1/2020 या 31/12/19 क्या होगा? बिगिनिंग। बिगिनिंग या ओपनिंग, एंड या व्हाट? क्लोजिंग। 1/1/21 भी क्या मानेगा? 31/12/20 या 1/1/21? बात क्या रहा? तुम कौन से ईयर के लिए सोच रहा है? तो 2020 के लिए 2019 प्रीवियस ईयर, 2020 करंट ईयर, 2020 क्या रहा? तो कुछ शब्दों से वाकिफ रहिए, क्योंकि सवाल बनाते वक्त ध्यान दोगे करना क्या है। मुझे 2020 का एक्चुअल बेसिस का इनकम निकालना है। 2020 का कौन सा बेसिस का? कैश बेसिस का देख ऑलरेडी दिया है। कैश बेसिस ऑलरेडी क्या है? पूछेगा तो कौन सा? एक्रूअल। करना क्या है ध्यान दे, 40,000 मिलने के बाद भी अभी भी आखिरी दिन का बाकी कितना? 4,000। ये कौन से ईयर से रिलेटेड है? 2020 से रिलेटेड है। तो 2020 से यानी करंट ईयर से रिलेटेड कोई भी आउटस्टैंडिंग क्या करना? ऐड करना उस कैश वाले में। ये कौन से ईयर का है भाई? 2019 में बाकी था, तो 2019 में बाकी 2019 का ही होगा ना? ध्यान से सुनना, कुछ नहीं बोला तो मान के चलते हैं कि 2019 का पैसा 20 में मिला है। कुछ नहीं बोला तो क्या मान के चलते हैं? पिछले साल का पैसा इस साल मिला है। तो क्या पिछले साल वाला पैसा ये से इस ईयर से रिलेटेड था? नहीं। तो 40 में ये 6 मिला हुआ होगा, तो एक्रूअल के समय उसको क्या करता है? माइनस करता है।
यही चीज ऊपर ध्यान से लिखा गया है। आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम करंट ईयर या क्लोजिंग डेट वाला को क्या करेगा, तो ओपनिंग और प्रीवियस ईयर वाले को क्या करेगा, लेस। कौन सा ऐड हुआ, करंट ईयर वाला, और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अगला आइटम। एडवांस फीस 31/12/20 को मिला है। इस साल एडवांस किस ईयर के लिए मिलेगा, आने वाले ईयर का। तो क्या वो 2020 से रिलेटेड था, तो फिर इसको क्या करोगे, यानी 40 में ये 5 मिला हुआ है, हटा देना है। एडवांस फीस कब मिला था, 19 में। 19 में एडवांस कौन सी ईयर के लिए मिला होगा, 20 के लिए मिला होगा। तो मिला तो 19 में था ना, इस 40 में तो नहीं है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ध्यान से बस याद ही कर लेना। कैश बेसिस के पैसे के साथ करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो करेंट ईयर का एडवांस लेस होता है। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ तो करेंट ईयर का एडवांस क्या होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यदि लेस हुआ तो प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या होगा, ऐड होगा। तब जाके क्या मिलता है, इनकम रिलेटेड टू द। अब एक्सपेंसेस हो तो, इनकम हो तो, दोनों में चलेगा यही, दोनों में। सोचने का आधार क्या था, पैसा जो मिला है मुझे इस साल मिला है, ये मेरा अभी भी इस साल का नहीं मिला, एक्चुअल में ऐड होगा। पिछले साल का इस साल मिला है, पिछले साल का था, इस साल लेस होगा। इस साल एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है तो लेस होगा, और पिछले साल एडवांस मेरे को करंट ईयर के लिए मिला है तो ऐड करोगे, तब जाके निकलेगा कौन से ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से। तो कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे जाते वक्त 4 आइटम का प्लस माइनस ध्यान रहेगा, मैक्सिमम 4। कौन सा ऐड होगा, करंट ईयर का, और कौन सा ऐड होगा, एडवांस प्रीवियस ईयर का। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड, एडवांस प्रीवियस ईयर का ऐड, और लेस कौन सा होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का लेस, और एडवांस करंट ईयर का। नीचे के सवाल का जैसे फीस का डिटेल है वैसे ही फिर किसका डिटेल है, एक सीए को जैसे फीस मिला वैसे वो भी किसी को एक्सपेंसेस क्या है देगा, या तो सिर्फ फीस का पूछेगा या सिर्फ एक्सपेंसेस का या दोनों का। तो इसी सवाल के आधार पे तुम्हारा ये सॉल्यूशन हो रहा है कि कैश बेसिस में पूछता तो सिर्फ रिसीव्ड से क्या माइनस कर लो, पेड वाले को माइनस कर लो। एक्चुअल में जाते ही फीस से पहले वो चारों आइटम एडलेस, और एक्सपेंसेस से भी वो चारों आइटम क्या, एडलेस। तब जाके टोटल इनकम निकला कौन सा बेसिस, एक्चुअल बेसिस। तेरे साथ कोई एक सवाल देगा और ये प्लस और माइनस ध्यान रख लेना। चल फटाफट लिखेगा ऊपर से, कहां से, एडजस्टमेंट वाला पार्ट।
आउटस्टैंडिंग का मतलब ही नहीं मिलना है। एक, अब करंट ईयर में नहीं मिला तो इस ईयर से रिलेटेड है, आगे भी जगह है मेरे ख्याल से, और जगह नहीं है, खत्म कर दिया। तो भाई इधर 2 पेज अभी भी लगेगा, खत्म कर दिया तुम लोग। टोटल कितना पेज छोड़ के दिया था? 4 पेज छोड़ के दिए थे। छोड़ हटा, जगह नहीं है तो एक काम कर, कॉपी में लिख, बट लिख। कॉपी में लिख ले। भेजने वाला काम में तो आज तक तुम लोग का मैट में बहुत कुछ लिखा ही नहीं। वो घर में हम देखा नहीं होता है, घर में तुम लोग जाके सोशल मीडिया चालू कर देता है। चले, पार्टी में चलेगा तुम लोग अभी? तेरा टीचर डे का एक प्रोग्राम है, विक्रम विद्यालय के कोई सर थे पीछे के, आज उनका प्रोग्राम है, चल घूम के आया जाए। मंगलम बिल्डिंग, कृष्णा भवन के पास। अब तो जाने का इरादा है। 11 नंबर का एक तो टोटो का जमाना है। एडजस्टमेंट लिखने के बाद सम भी बनाना बाबू, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी चलेगा। होमवर्क बना लिया सब? हो गया सर। इस प्लस माइनस को लेजर में लिख सकता है, क्योंकि लेजर में लिखेगा तो तेरे से कुछ भी पूछेगा, और वो ज्यादा आसान है। ये एडलेस में चीजें थोड़ी याद रखने में मुश्किल होता है। ये चीज तुझे मिलेगा सेम 2 के एनटीओ चैप्टर में ज्यादातर। एग्जाम खत्म कब होगा तुम लोग का? 27, यानी मंथ खत्म हो ही जाएगा। 20।
बीच बीच में 7-8 दिन का छुट्टी किस बात का है? बीच में 7-8 दिन का छुट्टी किस बात का? कॉलेज वाला भी? जिंदगी तुम लोग का तबाह कर दिया गया है। हो गया? वाह, आगे चलिए। अंकोटा लिखो। आगे क्वेश्चन। क्या पूजा भी आ रहा है? कपड़ा वपड़ा खरीद लिया? वर्ल्ड का? वर्ल्ड? ठीक है ना भाई? ऐसा ऐसा तुम लोग, जैसा लिखता वैसा ही इंसान भी होता है। बाबा पेंटिंग करीस ना? टेस्ट कर रहा, टेस्टिंग कर रहा, बता। तुम लोग कोविड में कौन सा क्लास में था? 7-8? पढ़ाई मजा, पढ़ाई ऑनलाइन करता था? स्कूल में बोला था एक सप्ताह अभी तुम लोग शुरू हो गया, फिर क्रॉस को डिलीट करेगा। ठीक, बहुत कुछ है उसमें। एनवायरमेंट में एक से एक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट लिखा कि कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे जाने के लिए क्या क्या प्लस माइनस होगा।
कभी उल्टा भी होगा, एक्रूअल से किस पे जाना होगा, तो उल्टा जाते वक्त जो ऐड किया था वो लेस करना, जो लेस किया था उसको क्या करना, ऐड कर देना। अब इनकम निकाल, कैश बेसिस में सिर्फ क्या लेना है, रिसीव्ड और पेड। तो कैश बेसिस में सीधा सीधा इनकम आ गया। कैश बेसिस में जो मिला, जो दिया, उससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। स्कूल का छुट्टी तो हो ही गया होगा, अब एग्जाम लीव ले लो, घर पे बैठ के पढ़ो। स्कूल में वैसे भी कुछ हो तो नहीं रहा होगा अभी, और हो भी रहा होगा तो सेम टू का करके लाभ क्या है, इसलिए रहा तो बढ़िया। भाई मेरे पास 4 स्कूल का पेपर है, और किसी के पास कोई पेपर है? 4 एग्जाम जो कुछ स्कूल वालों ने लिया था, और कुछ स्कूल वालों ने कुछ क्वेश्चन दिया है। मनु जी कल बोल रहे थे कि 50 क्वेश्चन दिया है, उसी में से पूछेगा। हैं? तब मनु भी उसी स्कूल में है, तो भेजना तो, कौन सा 50 क्वेश्चन दिया है। कैश बेसिस हो गया। दादा ये क्या लिखा है, इनकम अंडर कैश बेसिस में सिर्फ क्या सोचना है, रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो कैश बेसिस पे इनकम कितना दिख रहा है, 10,000। और अब चलना है किस पे, एक्रूअल। एक्रूअल में फीस का पहले वो चारों प्लस माइनस, और फिर उसके बाद किसका प्लस माइनस, एक्सपेंसेस का। तो ध्यान दो, सबसे पहले फीस वाला आइटम का 4 प्लस माइनस, और ठीक उसके बाद एक्सपेंसेस वाला आइटम का 4 प्लस माइनस। तब जाके इनकम को किस पे बोलोगे, एक्रूअल। तो शुरू करोगे फीस आइटम से। 2020 का करंट ईयर क्या करना था, ऐड आउटस्टैंडिंग। तो 2019 का आउटस्टैंडिंग क्या करना था, लेस। वही प्लस माइनस किया हूं।
इस आइटम के बाद कौन सा आइटम? एक्सपेंसेस आइटम। नेट इनकम हो गया। कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस में क्या हुआ था? मिक्स्ड होता तो क्या करते? फीस को लेते कैश पे और एक्सपेंसेस को लेते किस पे? एक्रूअल पे। बात कर लेते हैं इसी का लेजर पार्ट, क्योंकि लेजर में 5 टोटल कितने आइटम है एक एक में? टोटल कितने आइटम है? फीस हो या एक्सपेंसेस, कितना आइटम? सही से बोलो। 6 आइटम। भाई ये भी तो एक दो तो है, 4 तो प्लस माइनस हो रहा है, और वो जो एक जिससे जुड़ा और एक जो आने वाला है। लेजर यदि कभी लाइफ में बोले, क्या बोले? लेजर, तो ध्यान रखोगे एक आइटम हो गया तुम्हारा एक्सपेंसेस आइटम,
और एक आइटम हुआ कौन सा, इनकम आइटम। तो यदि एक्सपेंसेस और इनकम दोनों का सेम बैलेंस होता है या अलग, एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस, डेबिट, इनकम का कौन सा बैलेंस। तो यदि अभी जो आपने बनाया इसी को लेजर में डाल दिया जाए तो हालात कुछ क्या रहने वाला है। तो ध्यान दो, लेजर में पढ़ा तो ये इनकम आइटम है, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स या लायबिलिटी, आउट इनकम मिलने वाला होता है या देने का होता है, आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है एसेट्स। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस था, टू बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का, और वही हो जाएगा व्हाट, बाई बैलेंस सीडी करंट ईयर। ध्यान से देख, क्योंकि यदि एडवांस सवाल और टफ रहा ना तो प्लस माइनस से बढ़िया लेजर। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का टू बैलेंस बीडी, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग व्हाट, बाई बैलेंस सीडी। एडवांस इनकम एसेट्स या लायबिलिटी, एडवांस इनकम, समय से पहले मिला तो लायबिलिटी, समय से पहले मिला तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस, प्रीवियस ईयर एडवांस का बीडी, करेंट ईयर एडवांस का सीडी। इनकम मिलने का जर्नल एंट्री, कैश टू इनकम। तो इनकम में क्या होगा, तो ध्यान रख, ये जो फिगर आया ये क्या आया, रिलेटेड टू द ईयर। 6 आइटम बोले थे ना, 6 आइटम में से 5 आइटम देगा और कोई एक को मिस कर दिया तो वो लेजर का बैलेंसिंग फिगर होगा। वो लेजर का क्या होगा, एडवांस सवाल कुछ भी रहा तो ध्यान दीजिएगा ध्यान से, टोटल आइटम कितने, 6। कभी अभी तो थोड़ी देर पहले निकाला था तो ये निकाला था, कैसे निकाला था वो भी देख। रिसीव्ड वाले से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ा, रिसीव्ड वाले से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ा, प्रीवियस ईयर का एडवांस भी जोड़ा था, तो ये रिसीव्ड के साथ दोनों जुड़ा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, इन तीनों से ये माइनस कर, बैलेंसिंग फिगर वाला हिसाब। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को तू डेबिट में लिखा लेस, करेंट ईयर को एडवांस में लिखा लेस। तो ये 3 आइटम से ये दोनों को माइनस करेगा तो कौन सा आया, रिलेटेड टू द। या तो तू उसे लेजर में बना रहा है या तू उसे किस में बना रहा है, प्लस माइनस फॉर्मेट। प्लस माइनस में यहां से यहां आना आसान है, प्लस माइनस में यहां से यहां आना आसान है, बीच का कोई गायब कर दिया तो मुश्किल। उस समय हेल्प करेगा कौन, लेजर। इनकम का उल्टा होता है एक्सपेंसेस, इनकम का उल्टा होता है। तो प्रीवियस ईयर एडवांस जो बीडी इधर है वो अब क्या हो जाएगा, टू साइड में। तो देख मामला उलट गया, एक्सपेंसेस में प्रीवियस ईयर एडवांस इधर और करंट ईयर एडवांस इधर, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इधर और ये भी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इधर। फीस मिलता है बट खर्चा तो पे करते हैं, तो एक्सपेंसेस टू क्या, कैश। तो फिर मिला क्या, रिलेटेड टू द व्हाट। स्टेटमेंट में सब बराबर दिखता है फीस और एक्सपेंसेस, बट
लेजर में दोनों साइड क्या होगा, अलग होगा। एग्जाम में यदि तेरे से मेरे को टफ पूछना हो ना, तो हो सकता है हम तेरे से ये वाला पूछ ले। ये पूछ ले तो बाकी 5 आइटम तू पहले क्या कर ले, बैठा ले। छठा आइटम वो निकल जाएगा। टोटल 6 आइटम है, और जिंदगी में तेरे से 5 देके छठा क्या करेगा। यदि इस तरह से रहा तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्लस माइनस में इंसान थोड़ा उलझ जाता है। बट इस रास्ते में कभी उलझन नहीं है। जो है पहले अपने साइड में बैठा, और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आंसर के तौर पे क्या है, आ जाएगा। बट इनकम और एक्सपेंसेस का साइड क्या होगा, अलग होगा। तो एक लेजर का नाम बता कौन सा, एक्रूड इनकम, सिर्फ इनकम, या वॉट, एडवांस इनकम। एक्रूड इनकम क्या है, एसेट्स। आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम एक्रूड है। एडवांस इनकम क्या है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एंड लायबिलिटी का वॉट। और हमेशा बैलेंस बीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडी हमेशा अपोजिट होगा, सीडी हमेशा अपोजिट होगा। दो ठो लेजर बनाओ पहले, है मतलब लेजर बनावर का बना बना, जिंदगी में दोबारा तो होने से रहा। ये मैट में जगह नहीं चाहिए, कॉपी में बनेगा। कॉपी उठा निकाल चुपचाप, है जहां मर्जी। छुट्टी, छुट्टी हो जाएगा और आधा 1 घंटे में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग ये वाला खाली लिख लो, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आ रहा हूँ। इसके बाद निकल जाना जिनको निकलना होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाकी बैठ लेना। रितिका जी भी निकलेंगी। चल पहले लिखिए ये वाला। हाँ यही लिखना है। इसके बाद वाला एक इनकम अकाउंट भी। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व हो चुका है। नींद आ रहा है।
पहले ले जा। सर इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ाएंगे ना अभी? इरादा तो है। ओके सर, तो वहीं पे आ रहे थे वो पढ़ने के लिए। बस ज्यादा देर नहीं होने वाला। और ये कौन सा लेजर लिखा? जल्दी लिख। माँ, टू बैलेंस बीडी में कौन है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और एक्रूड। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और एक्रूड या एडवांस? टू बैलेंस बीडी में प्रीवियस ईयर का एडवांस है एक्सपेंसेस में, और पाई बैलेंस बीडी में है करंट प्रीवियस ईयर का एक्रूड या आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का बीडी, करंट ईयर का सीडी। प्रीवियस ईयर का बीडी, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का बीडी। बोल, आ जाइए। सो के उठा है। चलो क्या दादा खर्चा? जल्दी रुकिए रुकिए, किए जा रहा है। चलिए, इनकम वाला अकाउंट। एक्सपेंसेस हो गया ना, तो इनकम में उलट दे। इनकम में चीजें क्या होंगी? उल्टा हो जाएगा। डेबिट वाला क्रेडिट आइटम और क्रेडिट वाला डेबिट आइटम। घरे जाओगे? बैठो।